देखो बेटा, कल की लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे। वो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, और कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट हमने होम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आप अच्छे से इसको देखें और समझें बेटा। तो लास्ट टाइम हमने एक रिलेशन, बेटा बार बार मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवाता हूँ। लास्ट टाइम हमने एक टर्म पढ़ी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला ये था ई टाउ बाई। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ बेटा, तो ये फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा, अगर मैं एक रिलेशन आपको पढ़ाया था और वो रिलेशन था आपके पास करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तब आपके पास रिलेशन ये था I बराबर ए एन ई इंटू वी टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दो रिलेशन हम अच्छे से पढ़ चुके थे। फिर मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा था, वो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा था, वो था अपने पास होम्स लॉ। होम्स लॉ क्या होता है? तो यहाँ मैंने आपको बताया था, ये सिचुएशन आपके पास थी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, और इस प्रोपोर्शनल को हटा के हमने क्या लगाया था, R, और इस R को प्यारे बच्चों यहाँ से जो बोला गया था वो बोला गया था रेजिस्टेंस। और ये ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया था। अगर हम बात करते हैं तो यही ग्राफ, ये V का और ये I का, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमने बनाया। और इस ग्राफ से एक चीज समझ में आई थी, और वो चीज थी कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ का जो स्लोप है वो बेटा बताता है, वो बताता है रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये बातें हमने यहाँ से पढ़ी थी। हम इसका डिडक्शन ऑफ होम्स लॉ, ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो हमने कल नहीं पढ़ा था। यहाँ से सभी बच्चे इसको उतारना शुरू करें। डिडक्शन ऑफ होम्स लॉ, होम्स लॉ का अगर डिडक्शन की हम बात करते हैं तो क्या आता है अपने पास, वो देखें। वी डी ई टाउ बाई एम, ये होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। आप मेरे को एक बात बताएं बेटा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल अपॉन में लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन होती है पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, ठीक है। एक बार आप वी डी को पुट करो, वी डी, इसको जब आप यहाँ पे पुट करोगे प्यारे बच्चों, तो E बटा एम एज इट इज, ई की वैल्यू बेटा आ जाएगी V बटा L, और इनटू क्या आ जाएगा, टाउ, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल के आएगी, और आप एक बार देखेंगे कि यहाँ पर मैंने E की वैल्यू को पुट किया है। वी नो दैट एक रिलेशन और होती है ए एन ई इंटू वी डी, ठीक है। यहाँ वी डी की वैल्यू पुट करो बेटा, आई, ए एज इट इज, एन एज इट इज, ई एज इट इज, वी डी, वी डी की वैल्यू होगी ई वी टाउ डिवाइडेड बाई एम इंटू एल। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास होगी इसकी वैल्यू। अब हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ से प्यारे बच्चों, कि हमने सिर्फ वीडी की वैल्यू हमें पता थी, इसके अंदर हमने ई की वैल्यू को पुट किया, फिर हमने एक रिलेशन पढ़ रखी थी, और वो रिलेशन प्यारे बच्चों यहाँ से थी आई बराबर ए एन ई इंटू वी डी, और वी डी की वैल्यू हमने पुट कर दी, और ये रिलेशन आपके पास निकल के आएगी। अब मेरे को किसी भी फॉर्म में वी बटा आई बनाना है, तो मैं देख लूंगा इस इक्वेशन में वी बटा आई को तो इधर ले आऊंगा, बाकी सबको उधर लेके जाऊंगा, तो ये जो टर्म है ये सारी इधर आ जाएगी, और आई है वो इसके नीचे आ जाएगा। यही कंडीशन हमें यहाँ से करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ, एम एल इधर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, एन भी नीचे आ जाएगा, भी नीचे आ जाएगा, ठीक है।
ये सारी वैल्यू आपके पास नीचे आ जाएंगी। वन मिनट बेटा। वन मिनट होल्ड रखें बेटा एक बार। देखो बेटा, जब हमने ये सिचुएशन यहाँ से निकाली है तो एम एल बटा ए एन ई स्क्वेयर, बी को हमने उधर ही रखना, नीचे ले आए हम टाउ को, और इज इक्वल टू आ जाएगा वी अपॉन में आई, और वी अपॉन आई हमें पता क्या होता है आर। यही वैल्यू हमने निकाली है। देखो, तो ये डिडक्शन किया है हमने, किसका डिडक्शन किया है? ये होम्स लॉ का डिडक्शन किया है, जो रिलेशन हम निकाल चुके थे वहां से। तो सबसे पहले हमने वी डी की वैल्यू पुट की, ई टाउ बाई एम, ई को लिखा वी बटा एल, वी डी को लिखा हमने ई डिवाइडेड बाई एम, ई की वैल्यू पुट कर दी, आई की रिलेशन ए एन ई वी डी हो गया। अब यहाँ से हमने वी डी की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और हमने किसी भी फॉर्म से वी बटा आई बनाना था, और वी बटा आई यहाँ से बनाया तो ये वैल्यू निकल के आ गई। और यहाँ से एक चीज पता चली कि रजिस्टेंस है वो क्या होता है, एम एल बटा ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये एक नया रिलेशन निकल के आया। तो देखो, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन चार्ज, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एक बार सभी बच्चे यहाँ तक उतार ले बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बता।
देखो बेटा, यहाँ तक सभी ने उतार लिया होगा। नेक्स्ट देखें, ये वैल्यू हमने यहाँ से उतारी है और ये होम्स लॉ की कंडीशन थी। अब यहाँ से एक चीज आप देखेंगे, आपने पढ़ा है दो बातें कि एक रेजिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला होता है ml बटा ANE स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। और बेटा एक आपने पढ़ी रिलेशन ANE इंटू VT, ये दो चीज आपने पढ़ी है। अब रियल में रेजिस्टेंस क्या होता है उस चीज को मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ और ध्यान से देखें। ये कंडक्टर बताया था आपको, ये कंडक्टर होता है, हर कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके साथ एक बैटरी जोड़ दी जाती है और एक की जोड़ दी जाती है। ये सिचुएशन आपके पास होती है। तो हम अजूप्शन करें कि ये कंडक्टर है और ये बैटरी है जो अपने इन्वर्टर की बैटरी होती है। तो इन्वर्टर की बैटरी के साथ हम वायर को जोड़ते हैं और सप्लाई देते हैं। तो एक तो कंडक्टर हो गया, इसके पास खुद के फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और एक इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे और यहां से जो अपोजिशन पैदा होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, वही प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, रेजिस्टेंस कहलाती, क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, वो इधर से पॉजिटिव टर्मिनल के पास आएंगे। तो ये वायर जो है, ये वायर भी बेटा कंडक्टर है और हर कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस वायर के पास भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और कोलिजन से रुकावट पैदा होगी और उसी रुकावट को बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं आप, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कुछ फैक्टर होते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, क्या क्या फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या सिचुएशन आपके पास आती हैं, ध्यान से देखें। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला कि बेटा रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। दूसरा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। और इन केस ऑफ कंडक्टर, ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। इस कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पे, ठीक है। ये सिचुएशन आपके पास यहां से निकल के आई है। लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे। ऐसे अगर मैं बात करूं तो नंबर डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पे भी करता है। लेकिन मेन जो कंसेप्ट है वो आपके पास तीन कंसेप्ट हैं, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर हम ऐसे बात करें तो रेजिस्टेंस का फुल फॉर्म ये होती है ना, फुल फॉर्मूला ml AN स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। ml डिवाइडेड बाई AN स्क्वायर इंटू टाउ, ये इसकी फुल फॉर्मूला होता है। इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मास फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है, लेंथ हमने लिख लिया, एरिया हमने लिख लिया, टेम्परेचर और रिलैक्सेशन टाइम में क्या रिलेशन होता है। आप एक बात देखें, अगर आप एनर्जी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन तेज दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन अगर तेज दौड़ेगा तो कोलिजन जल्दी होगा, और अगर कोलिजन बेटा जल्दी होगा तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब कोलिजन फास्ट होगा, कोलिजन फास्ट होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज। तो इसीलिए फैक्टर टेम्परेचर में आ चुका, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखवाया। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन यहाँ पे है, वो है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट मैं आपके सामने कहूं कि मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है बेटा, ये रेजिस्टेंस है मेरे पास 4 ओम का, ठीक है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। 8
stretched and become double to its length। इसको खींचा जाता है और इसको कितना बना दिया जाता है, इसकी लेंथ से डबल बना दिया जाता है। तो अगर मैं कहूं न्यू लेंथ, तो अगर मैं न्यू लेंथ की बात करता हूं यहाँ पे, जिसको हम लिखते हैं एल डैश, और वो होगी पुराने वाली लेंथ से डबल। तो अगर आप एक चीज देखेंगे कि किसी भी वायर को अगर हम खींचेंगे तो वो पतली होगी तो एरिया डिक्रीज करेगा, लेंथ बढ़ेगी एरिया घटेगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम। मेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बटा ए। इस प्रोपोर्शनल को हटा के हम लगा देते हैं रजिस्टिविटी और एल बटा ए। ये रो जो यहाँ पे है बेटा, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, और वो लिखते हैं रजिस्टिविटी। और इसका दूसरा नाम होता है, वो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक पहला तरीका मैं बताता हूँ, नया रेजिस्टेंस निकालना हार्ड है। रजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सबके लिए अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो रजिस्टिविटी एज इट इज, लेंथ है वो कितनी होगी, डबल। अगर लेंथ आप डबल करोगे तो एरिया हाफ हो जाएगा। तो एरिया आप कितना करोगे, बटा 2। 2 बेटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये वैल्यू आ जाएगी 4 रो एल बटा ए। और रो एल बटा ए वैल्यू किसकी है, रेजिस्टेंस की। और इसको आप लिखोगे 4R, और R की वैल्यू अपने पास कितनी थी, 4 ओम। कितनी थी, 4 ओम। तो जो नया रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 16 ओम। कितना निकल के आएगा, 16। अगर किसी वायर को खींचते हैं और उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाता है, या 3 टाइम कर दें या 4 टाइम कर दें, जितने भी टाइम अगर हम करेंगे तो हम उसके लिए नया रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन रजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें, अगर मैं यहीं पे कह देता कि इसकी लेंथ है वो 3 टाइम्स करनी है, तो 3 टाइम्स करते तो R डैश लिखते, रो एज इट इज करते, लेंथ की जगह कितना आ जाता, 3 टाइम 3L, और एरिया 1/3 हो जाता। जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना ही एरिया घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो 3 ऊपर चला जाता, और ये वैल्यू बन जाती 9R, और 9R बन जाती तो R कितना था, 4। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाती 36 ओम। कितनी निकल के आती, 36 ओम। ठीक, तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे आसानी से ये वैल्यू। सॉरी, 3 ऊपर जाती ना, 9 और 9 सही है बेटा, 36 ओम। बोलो, कर लोगे? अरे बोलने बेटा, माइक्रोफोन ऑन करके एक बार रिप्लाई जरूर करें। यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा देखें, इसी में ही आपको मैं बताता हूं, इसी में ही a wire of resistance R ohm, its length increase to 10% of its ओरिजिनल लेंथ। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसकी लेंथ बढ़ाई जाती है 10% ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस? आपसे कहेगा बताओ कितने परसेंटेज रेजिस्टेंस चेंज। तो आपको डायरेक्ट पता है इस बात का कि अगर लेंथ बढ़ेगी या घटेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ। तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R ओम है, इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी जाती है कितने परसेंट, 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो देखो मैं यहाँ पे मानता हूँ लेट ओरिजिनल जो लेंथ है
ओरिजिनल जो लेंथ है वो बेटा इसकी एल है, तो हम बताएंगे कि न्यू लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो उसको लिख लेते हैं हम एल डैश। तो ओरिजिनल तो एल थी, इसी का ही 10% बटा है, तो 10L/100, तो ये लेंथ होगी 11L/10। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हमने वायर आरओ में लेंथ 10% बढ़ाई है, किसका 10% बढ़ाई है? खुद की ओरिजिनल लेंथ का। तो ओरिजिनल लेंथ अगर हम यहां से निकालें तो वो एल थी, इसी का 10% 10L/100 हो गया, 0 0 कैंसिल, 11L/ कितना हो जाएगा 10। आप एक बात बताएं, क्या मैं ये कंसेप्ट लगा सकता हूँ? रो रेजिस्टेंस रो L/A, ठीक है, इसको मैं L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड कर दूं बेटा, तो क्या ये बन जाएगा रो L स्क्वायर बटा वॉल्यूम। बोलो सही लिखा कि नहीं लिखा? सॉरी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बटा वॉल्यूम, क्योंकि एरिया इनटू लेंथ क्या होती है? वॉल्यूम। तो वी नो दैट, ये इक्वेशन तुम्हें पता है आर क्या होती है? रो L स्क्वायर बटा वॉल्यूम, ठीक है। एक नया फॉर्मूला है वॉल्यूम की टर्म में। तो रेजिस्टेंस को अगर मैं वॉल्यूम की टर्म में लिखना चाहूँ बेटा, तो रेजिस्टेंस को अगर हम वॉल्यूम की टर्म में लिखेंगे तो अपने पास ये वैल्यू भी निकल के आएगी। दूसरे में अगर मैं बात करता हूँ, आप देखो रजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करते, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। तो यहाँ से कंसेप्ट और सीखने को मिला कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? एल स्क्वायर। इसका मतलब नया रेजिस्टेंस आर डैश, पुराना रेजिस्टेंस कितना? आर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल डैश का स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। बोलो सही फॉर्मूला बना कि नहीं बना? आर डैश बटा आर और एल डैश बटा एल का स्क्वायर। देखो आर डैश बटा आर, एल डैश की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करोगे 121 एल स्क्वायर बटा 100, नीचे एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, इसकी वैल्यू आई आर डैश बटा आर और 121 बटा 100। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, कितना परसेंटेज चेंज हुआ? ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए दोनों तरफ -1 कर लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी आर डैश नया रेजिस्टेंस पुराना रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। मतलब जो नया रेजिस्टेंस में से ओरिजिनल पुराने वाला घटाया, उसी से डिवाइड किया। परसेंटेज बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। इसको लिखोगे तो 121 माइनस 100 बटा 100, और परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, और ये फॉर्मूला बन गया। कितने परसेंटेज चेंज हो गया? 21%। बताओ बेटा कितने परसेंटेज हो गया? 21%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है वो आर ओम है, इसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ से 10% बढ़ा दी जाती है, तो न्यू लेंथ है वो एल डैश हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ है वो एल है, इसी का 10% 10L/100 हो जाएगा। इसको आप लिखो 11L/10 लिखोगे। रेजिस्टेंस आपके पास ये रहा रो एल स्क्वायर बटा वी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर था, तो आर डैश बटा आर लिखा तो एल डैश स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, तो आर डैश बटा आर, एल डैश की वैल्यू ये रही और एल की वैल्यू एज इट इज लिख दी। चेंज इन रेजिस्टेंस बनाने के लिए दोनों तरफ -1 माइनस कर लिया, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और ये रिजल्ट आपके पास यहाँ से निकल। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ बेटा। थैंक यू बेटा जय कुमार। और जो बच्चे मॉनिटरिंग कर रहे हैं बेटा, वो अपनी अटेंडेंस ले लें 2 मिनट और मेरे पास इसको सेंड कर दें। ये वीडियो लेक्चर भी आपकी ऐप में अपलोड हो जाएगा, वहाँ से भी जो बच्चे एब्सेंट हैं वो इसको देख सकते हैं। हो गया सर। थैंक यू बेटा। कुछ बेसिक्स टर्म हैं जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। जैसे हमने टर्म पढ़ी है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी
रोस। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां से निकालूं आर तो रो एल बटा ए होगी, और रो निकाले तो आर ए बटा क्या हो जाएगा, आर ए बटा एल। तो आप देखो इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, एस आई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो इसकी यूनिट तो होगी होम, रेजिस्टेंस की यूनिट तो क्या होगी बेटा होम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट बन गई आपके पास होम। ठीक है, 8 डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्ट। जो रजिस्टिविटी है बेटा वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर। और इन केस ऑफ कंडक्टर पढ़ाऊंगा बाद में, रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इन केस ऑफ कंडक्टर के केस में रजिस्टिविटी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है होम मीटर। ये डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, डायमेंशन पे, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर। अगर वो गुड कंडक्टर है तो रजिस्टिविटी कम होगी, अगर वो बैड कंडक्टर है तो रजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, सिल्वर की रजिस्टिविटी होती है बेटा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 होम मीटर होती है, इसलिए सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, इसी में ही इसकी एक छोटी सी टर्म आती है और वो टर्म आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बेटा डिनोट करते हैं सिग्मा से। इट इज या इट मे बी डिफाइन एज रेसिप्रोकल ऑफ conductivity is reciprocal of resistivity, sorry, reciprocal of resistivity is called conductivity। ठीक है, और सिग्मा को कहते हैं 1/। इसके उल्टे को जो बोला जाता है बेटा वो कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट निकालोगे, एसआई यूनिट अगर आप इसकी निकालते हैं तो होम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इसकी अगर आप एसआई यूनिट निकालेंगे तो ये बनती है होम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, महो लिख दिया जाता है मीटर इनवर्स, या इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, साइमन मीटर, मतलब होम इनवर्स के दो नाम हैं, एक महो है और एक साइमन है। ठीक है, तो ये तीनों यूनिट जो होती हैं, ये तीनों यूनिट बेटा आपके पास तो निकल के आती हैं, और ये तीनों यूनिट निकल के आती है कंडक्टिविटी। ठीक है, उतार लें बेटा इसको भी। हो गया बेटा यहाँ तक? एक नोट में आपको बताता हूं, देख, वी नो दैट, हमें इस बात का पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाई an स्क्वायर इंटू टाउ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m n स्क्वायर टाउ
और L बटा ये फॉर्मूला बना सकते हैं। और हमें इस बात का भी पता है कि रेजिस्टेंस होता है रो L बटा ए। तो आप एक बार कंपेयर करो इसको, R से R कंपेयर करें, L बटा ए से L बटा ए कंपेयर, तो रजिस्टिविटी का एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया M बटा एन स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आगे बहुत ज्यादा यूज होंगे बेटा। तो जैसा हमने ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, इसी से कंपेयर करके हमने किसका फॉर्मूला निकाल लिया है, रजिस्टिविटी। तो अगर मैं यहीं पे ही कंडक्टिविटी बनाऊं तो इसका उल्टा हो जाएगा रजिस्टिविटी, और इसका फॉर्मूला हो गया एन स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आपके पास यहाँ से। तो कंडक्टिविटी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी हो गया एन स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, एक छोटी सी टर्म आती है आपके पास, वो आती है कंडक्टेंस, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस। इट मे बी डिफाइन एज रेसिप्रोकल ऑफ resistance is called कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, और जी को लिखते हैं हम 1/r। कंडक्टेंस है उसको लिखा जाता है और उसको लिखा जाता है 1/r। इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा, एसआई यूनिट या तो मोहो होती है या इसकी एसआई यूनिट होती है वो साइमन होती है। क्या होती है? साइन। दोनों के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मोहो में, और क्या करते हैं, साइन। ठीक है, या होम इनवर्स भी मैंने आपको बताया था, आप इसको क्या लिख सकते हो, होम इनवर्स लिख सकते हैं। यहाँ तक प्यारे बच्चों किसी को भी दिक्कत है तो मेरे को बताएं। यहाँ तक सभी बच्चे उतार लें। हो गया बेटा? हो गया सर। थैंक यू बेटा। तो आज की क्लास का अपना टाइम भी कंप्लीट होने वाला है। यही लेक्चर आपको पेडेंट ऐप में भी मिल जाएगा, और जो बच्चे अब्सेंट थे